नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब के पन्ने पलटने वाले हैं, जैक शेफर और मार्विन कॉलिंस की द लाइक स्विच। सोचिए, क्या लोगों से जुड़ना, उन्हें पसंद आना, ये कोई कला है या फिर इसके पीछे कोई साइंस काम करता है? ये किताब, जो एक पूर्व FBI एजेंट के अनुभवों पर आधारित है, कहती है कि ये दोनों है और हाँ, काफी हद तक सीखा भी जा सकता है। तो आज हम इस किताब में गोता लगाएंगे, बिल्कुल इसके हर चैप्टर की बारीकियों को समझेंगे और देखेंगे कि दोस्ती बनाने, लोगों पर असर डालने और विश्वास जीतने के कौन से ठोस तरीके बताए गए हैं। यहाँ सिर्फ किस्मत की बात नहीं है, कुछ खास टेक्निक्स की बात है। चलिए पता लगाते हैं कि ये लाइक स्विच आखिर ऑन कैसे होता है। बिल्कुल। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अक्सर हम रिश्तों को बस संयोग मान लेते हैं, लेकिन ये किताब उस धारणा को तोड़ती है। ये दिखाती है कि मानवीय जुड़ावों के पीछे एक पैटर्न है, एक साइकोलॉजी है। दोस्ती के समीकरण से लेकर ऑनलाइन दुनिया में कनेक्शन बनाने तक इसमें कई काम की रणनीतियां हैं। इन्हें समझने से हमारे आपसी व्यवहार की समझ वाकई गहरी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं मित्रता के समीकरण की। ये पहले चैप्टर का सार है। किताब कहती है कि दोस्ती यूं ही नहीं हो जाती। इसके पीछे 4 मुख्य तत्व काम करते हैं। पहला है नजदीकी, प्रॉक्सिमिटी, मतलब आप किसी के कितने करीब हैं फिजिकली। हाँ, ज्योग्राफिकली कितने पास हैं। दूसरा फ्रीक्वेंसी, यानी कितनी बार आपकी मुलाकात या बातचीत होती है। राइट, कितनी दफा आप इंटरैक्ट करते हैं। तीसरा ड्यूरेशन, हर बातचीत या मुलाकात कितनी देर तक चलती है। समय की लंबाई। और चौथा, जो शायद सबसे अहम है, इंटेंसिटी, उस बातचीत या साथ बिताए समय का इमोशनल असर कितना गहरा है। एग्जैक्टली। और यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये कि ये समीकरण दोस्ती को एक तरह से मैनेजेबल प्रोसेस बना देता है। मतलब अगर आप किसी से रिश्ता मजबूत करना चाहती हैं तो आप जानबूझकर इन चारों चीजों पर काम कर सकती हैं। अच्छा, जैसे करीब रहने के मौके ढूंढना, बातचीत की फ्रीक्वेंसी बढ़ाना, मुलाकातों को थोड़ा लंबा करना और उन्हें यादगार बनाना, मतलब इंटेंसिटी बढ़ाना। तो मूल मंत्र यहाँ ये है कि अच्छे रिश्ते बनाने के लिए सक्रिय कोशिश और सार्थक बातचीत की जरूरत होती है। ये सिर्फ इत्तेफाक की बात नहीं। हाँ, ये सोचना ही काफी दिलचस्प है कि दोस्ती को इस तरह इंजीनियर किया जा सकता है। और ये हमें अगले कदम पर लाता है, चैप्टर 2, जो बताता है कि लोगों का लाइक स्विच ऑन कैसे करें। किताब मानती है कि अजनबियों के प्रति हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर थोड़ी शंका वाली या सावधान रहने की होती है। हाँ, बिल्कुल। ये शायद हमारे दिमाग का हजारों साल पुराना सर्वाइवल मैकेनिज्म है, एक तरह का डिफेंस। सही। और इसे बदलने का तरीका है नॉन थ्रेटनिंग सिग्नल देना, गैर धमकी वाले संकेत। किताब के मुताबिक एक हल्की सच्ची मुस्कान, आंखों में आंखें डालकर देखना लेकिन घूरना नहीं, और शरीर को ढीला ढाला रखना, रिलैक्स्ड पोस्चर। ये छोटी छोटी चीजें सामने वाले को सबकॉन्शियसली बताती हैं कि आपसे कोई खतरा नहीं है। अच्छा, तो ये पहली बाधा पार करने जैसा है। बिल्कुल। एक बार जब सामने वाला थोड़ा सहज, कंफर्टेबल महसूस करने लगे, तब आप धीरे धीरे मित्रता समीकरण, वो नजदीकी, फ्रीक्वेंसी वगैरह का इस्तेमाल करके उस शुरुआती झिझक को कम कर सकते हैं और एक कनेक्शन की नींव रख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने या उनसे जुड़ने की पहली सीढ़ी है उन्हें सेफ महसूस कराना। ये पहली धारणा बनाने का एक सचेत प्रयास है, कॉन्शियस एफर्ट। एकदम। और यहीं से हम नॉन वर्बल क्यूज यानी बॉडी लैंग्वेज के महत्व पर आते हैं, जो चैप्टर 3 का फोकस है। ये बात शायद हम सबने सुनी होगी कि हमारा शरीर हमारे शब्दों से ज्यादा बोलता है। हाँ, बिल्कुल। और ये किताब इस पर मुहर लगाती है। हल्की सी मुस्कान, किसी को देखते ही पल भर के लिए भौएं ऊपर उठाना। वो आईब्रो फ्लैश। हाँ, वही, जिसे आईब्रो फ्लैश कहा गया है। हाथों को खुला रखना, न कि बांधकर खड़े होना। ये सब अनकहे तरीके हैं ये बताने के कि मैं आपकी तरफ ओपन हूं, आपसे जुड़ना चाहता हूं। और इसमें सिर्फ इशारे ही नहीं, बल्कि आप दूसरे की तरफ कैसे ओरिएंट करते हैं वो भी शामिल है। जैसे बातचीत के दौरान थोड़ा सा आगे झुकना या एक्टिव लिसनिंग दिखाना, सिर्फ सिर हिलाना नहीं बल्कि सच में ध्यान देना। हाँ, समझना कि सामने वाला क्या कह रहा है। किताब में एक फ्लर्टेशन स्माइल का भी जिक्र है। हाँ, पर ये जरूरी नहीं कि रोमांटिक हो। नहीं, जरूरी नहीं। ये बस गर्मजोशी और अपनापन दिखाती है, एक तरह की फ्रेंडली वाइब। समझ गई। तो इससे साफ पता चलता है कि तालमेल बैठाने के लिए, खासकर शुरुआती दौर में, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अक्सर शब्दों से कहीं ज्यादा वजन रखता है।
जब आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके शब्द दोनों एक ही कहानी कह रहे हों, तब आप ज्यादा भरोसेमंद और पसंद करने लायक लगते हैं। हाँ, ये तो है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज बंद या टेंस है, तो चाहे आप कितने भी अच्छे शब्द क्यों ना बोलें, वो मैसेज शायद सही से पहुंचेगा नहीं। बिल्कुल। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज तो ठीक है, लेकिन हम क्या और कैसे बोलते हैं वो भी तो मायने रखता है। यहीं पर चैप्टर 4 आता है, दोस्ती की भाषा, द लैंग्वेज ऑफ फ्रेंडशिप। हाँ, वर्बल कम्युनिकेशन। किताब कहती है कि लोग उन शब्दों और लहजों की तरफ खिंचते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराते हैं, उन्हें महत्व देते हैं। जैसे बातचीत में किसी का नाम लेना, ये एक छोटा सा काम है, लेकिन ये दिखाता है कि आप उन्हें एक इंडिविजुअल के तौर पर देख रही हैं, भीड़ का हिस्सा नहीं। सही कहा। नाम लेना एक पर्सनल टच देता है, और सिर्फ नाम लेना ही नहीं, बल्कि पॉजिटिव भाषा का इस्तेमाल करना भी बहुत असरदार होता है। लगातार शिकायत करने या नुक्स निकालने वालों के बजाय लोग उन लोगों के आसपास रहना पसंद करते हैं जो आशावादी और एनकरेजिंग बातें करते हैं। और सहानुभूति दिखाना, एम्पैथी। हाँ, एम्पैथी यानी ये जताना कि आप सामने वाले की भावनाओं को समझ रहे हैं, भले ही आप उनसे सहमत ना हो। ये रिश्तों में गहराई लाता है। और सबसे बड़ा हथियार, जैसा कि किताब कहती है, वो है एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय सुनना। ओह, ये तो बहुत पावरफुल है। ये सिर्फ चुपचाप सुनना नहीं है, इसमें शामिल है ध्यान देना, समझना, सवाल पूछना, ताकि आप और बेहतर समझ सकें, और बाद में याद रखना कि क्या कहा गया था। बिल्कुल। जब कोई महसूस करता है कि उसे सच में सुना और समझा जा रहा है, तो ये जुड़ाव का एक बहुत शक्तिशाली एहसास पैदा करता है। सही में। तो ये सारी बातें दिखाती हैं कि हमारे शब्द दूसरों पर कैसा इमोशनल इम्पैक्ट डालते हैं। मूल बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें और आपसे जुड़ें, तो आपको अपनी भाषा को लेकर सचेत रहना होगा। ऐसी भाषा चुनें जो दूसरों को सम्मान दे, उन्हें वैल्यूड महसूस कराए। ये सिर्फ बोलने की कला नहीं, बल्कि सही ढंग से बोलने की कला है जो रिश्तों को मजबूत करती है। अच्छा, मान लीजिए दोस्ती बन गई, वो शुरुआती कनेक्शन हो गया, अब इसे और गहरा कैसे बनाया जाए? चैप्टर 5 इसी पर बात करता है। नेक्स्ट लेवल। एक तरीका है साझा अनुभव बनाना, शेयर्ड एक्सपीरियंस। साथ में कुछ करना, चाहे वो कोई छोटी सी एक्टिविटी हो या कोई बड़ा प्रोजेक्ट। हाँ, ये लोगों को करीब लाता है क्योंकि ये एक शेयर्ड हिस्ट्री बनाता है, कॉमन मेमोरीज। राइट। और एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू जो किताब उजागर करती है, वो है छोटे उपकारों का सिद्धांत। हाँ, ये बड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है ना? सुनने में शायद उल्टा लगे, लेकिन जब आप किसी से कोई छोटा सा उपकार मांगते हैं, जैसे कि आप मुझे वो पेन पकड़ा देंगे, तो अक्सर वो व्यक्ति आपको और ज्यादा पसंद करने लगता है। अजीब है, पर सच है। ये तो अजीब बात है, ऐसा क्यों? इसके पीछे शायद कॉग्निटिव डिसोनेंस का सिद्धांत काम करता है। संज्ञानात्मक असंगति। हमारा दिमाग चाहता है कि हमारे विचार और हमारे काम, एक्शन और थॉट अलाइनमेंट में हों। तो अगर किसी ने आपकी मदद की है, ये हुआ एक्शन, तो उसका दिमाग तर्क देता है, मैंने इस व्यक्ति की मदद की, इसका मतलब है कि मैं शायद इसे पसंद करता हूं। ये हुआ थॉट। अच्छा, तो एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए फीलिंग बदल जाती है। एक तरह से हाँ। ये अवचेतन रूप से सबकॉन्शियसली उनके मन में आपके लिए पॉजिटिव भावना पैदा कर सकता है। बेशक ये बहुत बड़ा फेवर नहीं होना चाहिए, वरना बोझ लगेगा, बस एक छोटा सा। ओके। और साथ ही रिश्तों में रेसिप्रोसिटी यानी लेन देन, आप भी उनके लिए कुछ करें। ये संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। सकते हैं। चलिए अब थोड़ा रोमांटिक रिश्तों की तरफ मुड़ते हैं, जैसा कि चैप्टर 6 में किया गया है। यहाँ लाइक स्विच कैसे काम करता है? किताब कहती है कि आकर्षण के शुरुआती संकेत पुरुषों और महिलाओं में थोड़े अलग हो सकते हैं। हाँ, किताब के अनुसार ऐसा देखा गया है कि महिलाएं अक्सर ज्यादा सूक्ष्म संकेत देती हैं, जैसे नजरें मिलाना, खास तरह से मुस्कुराना, बालों से खेलना। सबटिल क्यूज। और पुरुष शायद थोड़ा ज्यादा डायरेक्ट हों। लेकिन यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि संकेतों के इस खेल से परे एक स्थायी रोमांटिक रिश्ते की नींव भी उन्हीं चीजों पर टिकी होती है जिनकी बात हमने पहले की: विश्वास, सुरक्षा और सहजता, कंफर्ट लेवल। अच्छा, तो बेसिक प्रिंसिपल्स सेम हैं। काफी हद तक। किसी को रोमांटिक रूप से आकर्षित करने के लिए भी ये जरूरी है कि वो आपकी संगत में सुरक्षित और आरामदायक महसूस करे। ट्रस्ट बिल्ड होना जरूरी है। और इसमें ह्यूमर यानी मजाक की भूमिका को भी अहम बताया गया है। बिल्कुल। साथ में हंसना तनाव कम करता है और एक बॉन्ड बनाता है। लाइट हार्टेडनेस जरूरी है। सही। तो रोमांटिक संदर्भ में भले ही कुछ शुरुआती इशारे अलग हों, पर रिश्ता गहरा बनाने के लिए वही मूल सिद्धांत काम करते हैं: भरोसा बनाना, इमोशनल सेफ्टी देना और पॉजिटिविटी बनाए रखना। आकर्षण सिर्फ फिजिकल नहीं होता, वो गहरे भावनात्मक जुड़ाव पर भी निर्भर करता है।
ठीक है, दोस्ती हो गई, प्यार हो गया। अब बात करते हैं प्रभाव डालने की, इन्फ्लुएंस करने की, यानी लोगों को अपनी बात मनवाने की या किसी दिशा में ले जाने की। चैप्टर 7 इसी कला पर रोशनी डालता है। हाँ, परसुएशन। किताब का सुझाव है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात माने, तो बहस करने या जोर डालने के बजाय पहले उन्हें ये महसूस कराएं कि आप उनकी राय का सम्मान करते हैं, भले ही आप सहमत ना हो। एग्जैक्टली, क्योंकि सीधी आलोचना या टकराव वो लोगों को तुरंत डिफेंसिव बना देता है। हाँ, वो अपनी ढाल ऊपर कर लेते हैं फिर। बिल्कुल। और एक बार कोई डिफेंसिव मोड में चला गया तो फिर उसे मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। किताब में एक दिलचस्प टेक्निक का जिक्र है जिसे यस सेट टेक्निक कहा गया है। यस सेट टेक्निक, ये क्या है? इसमें आप ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछते हैं जिनका जवाब सामने वाला लगभग हमेशा हाँ में ही देगा। उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए आप किसी को किसी प्रोजेक्ट में मदद के लिए राजी करना चाहते हैं। आप सीधे ये कहने के बजाय पूछ सकते हैं, क्या हम सब चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट सफल हो? जवाब क्या होगा? हाँ। क्या इसके लिए टीम वर्क जरूरी है? हाँ। क्या आपके पास इस हिस्से के लिए जरूरी स्किल्स हैं? शायद हाँ। राइट। तो इस तरह से हाँ का एक मोमेंटम बन जाता है। और जब आप आखिर में अपनी मुख्य बात रखते हैं, जैसे तो क्या आप इस हिस्से में मदद कर सकते हैं, तो उनके हाँ कहने की संभावना बढ़ जाती है। ये तो काफी क्लेवर तरीका लगता है। हाँ, और इसका निचोड़ ये है कि प्रभाव डालना असल में सहमति बनाने का खेल है, बहस जीतने का नहीं। विन विन सिचुएशन बनाने की कोशिश। जब आप दूसरों को सम्मान देते हैं और उन्हें अपनी शर्तों पर आपके नजरिए तक आने देते हैं, तो वो ज्यादा आसानी से आपकी बात मान लेते हैं। ये सौम्य अनुनय, जेंटल परसुएशन की ताकत है। लेकिन जिंदगी में हमेशा ऐसे लोग नहीं मिलते जो आसानी से मान जाएं। कुछ लोग मुश्किल होते हैं, विरोधी होते हैं या आलोचक होते हैं। चैप्टर 8 बताता है कि ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए। हाँ, डीलिंग विद डिफिकल्ट पीपल। किताब कहती है कि यहाँ सबसे जरूरी हथियार है सहानुभूति, एम्पैथी और धैर्य, पेशेंस। बिल्कुल, ये दोनों बहुत जरूरी हैं। अक्सर जब लोग आक्रामक या नेगेटिव होते हैं तो उसके पीछे उनके अपने डर, इनसिक्योरिटीज या तनाव होते हैं, पर्सनल रीजंस होते हैं। अगर आप उनकी आलोचना का जवाब आलोचना से या गुस्से से देंगे तो बात और बिगड़ेगी, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। बेहतर स्ट्रेटेजी है कि आप शांत रहें, उनकी बात ध्यान से सुनें, भले ही आप सहमत ना हो। कोशिश करें कि वे ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, ये समझें, उनके पर्सपेक्टिव को समझें। मतलब उनके जूते में पैर रखकर देखना। हाँ, कुछ वैसा ही। उन्हें सम्मान दें, उनकी भावनाओं को वैलिडेट करें। जैसे कहें, मैं समझ सकता हूं कि आप इस बात से निराश हैं। इससे उन्हें लगता है कि उन्हें सुना गया है। क्या इससे वो बदल जाएंगे एकदम से? शायद तुरंत नहीं, लेकिन इससे तनाव कम होता है, डी-एस्केलेट होती है सिचुएशन और बातचीत को एक रास्ता खुल सकता है। इसे स्ट्रैटेजिक एम्पैथी कहा जा सकता है, जानबूझकर दूसरे के नजरिए को समझने की कोशिश करना ताकि स्थिति को संभाला जा सके। ये आसान नहीं लगता, खासकर जब कोई आप पर हमला कर रहा हो। बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन लंबे समय में ये ज्यादा प्रभावी तरीका है बजाय लड़ाई बढ़ाने के। मूल सीख ये है कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में समझ और शांति टकराव से बेहतर काम करती है। आजकल हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा डिजिटल दुनिया में बीतता है, ऑनलाइन। हाँ। तो क्या ये स्विच के सिद्धांत ऑनलाइन भी काम करते हैं? चैप्टर 9 इसी सवाल का जवाब देता है। हाँ, और जवाब है हाँ, बिल्कुल काम करते हैं, लेकिन कुछ बदलावों के साथ। कैसे? क्योंकि ऑनलाइन दुनिया में बॉडी लैंग्वेज, आवाज का लहजा, ये सब महत्वपूर्ण संकेत गायब होते हैं। हाँ, वो नॉन वर्बल क्यूज मिसिंग होते हैं। एग्जैक्टली। इसलिए आपको अपनी बातों में, अपने शब्दों में ज्यादा स्पष्ट और ऑथेंटिक होने की जरूरत होती है। यहाँ कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता बहुत जरूरी है। नियमित रूप से संपर्क बनाए रखना, लेकिन स्पैमिंग नहीं करना, ओवरडू नहीं करना। राइट। और बातचीत वास्तविक, जेन्युइन लगनी चाहिए, बनावटी नहीं। किताब चेतावनी देती है कि जरूरत से ज्यादा मैसेज भेजना या सोशल मीडिया पर एक बड़ा चढ़ाकर नकली छवि पेश करना, ये उल्टा पड़ सकता है। हाँ, लोग ऑनलाइन भी असलियत और बनावट में फर्क महसूस कर सकते हैं बहुत जल्दी। तो मतलब ऑनलाइन भी ईमानदारी जरूरी है। सही कहा। तो डिजिटल युग में लाइक स्विच ऑन करने के लिए गर्मजोशी, ईमानदारी और निरंतरता को शब्दों और अपने ऑनलाइन व्यवहार के जरिए व्यक्त करना पड़ता है। इसके लिए ज्यादा सचेत प्रयास की जरूरत होती है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग की गुंजाइश ज्यादा होती है। तकनीक वही है, लोगों को वैल्यूड और समझा हुआ महसूस कराना, बस मीडियम बदल गया है। और आखिर में चैप्टर 10 इन सभी तकनीकों के व्यापक फायदों पर बात करता है। लेखक अपने FBI अनुभव से बताते हैं कि कैसे एजेंट इन्हीं सिद्धांतों का इस्तेमाल जासूसों से राज उगलवाने, बंधकों को छुड़ाने की बातचीत करने या मुखबिर बनाने में करते थे। हाँ, हाई स्टेक सिचुएशंस में। लेकिन ये कौशल सिर्फ जासूसों के लिए नहीं है,
यह हम सब के लिए है। बिल्कुल, यही सबसे अहम पॉइंट है। ये सिद्धांत हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। चाहे आप अपनी नौकरी में बेहतर करना चाहते हो, अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हो, नेटवर्किंग करना चाहते हो, या बस अपने दोस्तों और परिवार के साथ रिश्ते सुधारना चाहते हो, दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ने की क्षमता ये हर जगह काम आती है। हाँ, ये किताब यही तर्क देती है कि लोगों को सुरक्षित, मूल्यवान और समझा हुआ महसूस कराना ही हर सफल मानवीय संपर्क की कुंजी है। द की। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यही है कि लोगों से जुड़ना, दोस्ती बनाना या उन पर प्रभाव डालना, ये कोई रहस्यमयी या किस्मत की बात नहीं है। सही। ये काफी हद तक सीखी जा सकने वाली कला और विज्ञान का मिश्रण है। स्किल्स हैं। मैं सहमत हूं पूरी तरह से। एक साधारण मुस्कान, किसी की बात ध्यान से सुनना, सहानुभूति दिखाना, नियमित संपर्क रखना, ये सब ऐसे टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम बेहतर रिश्ते बना सकते हैं। ये सब करने के लिए आपको कोई करिश्माई व्यक्तित्व का मालिक होने की जरूरत नहीं है। नहीं, बस इन तकनीकों को समझने और अभ्यास करने की जरूरत है। प्रैक्टिस की बात है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो हुई बात कि ये तकनीकें कितनी कारगर हो सकती हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, एक चिंता सी। हाँ, पूछिए। जब ये तकनीकें इतनी शक्तिशाली हैं कि आप लोगों को लाइक करने पर एक तरह से मजबूर कर सकते हैं या उन पर प्रभाव डाल सकते हैं, तो क्या इसके गलत इस्तेमाल का खतरा नहीं है? मतलब प्रभाव डालने और किसी को अपनी बातों में फंसाने या मैनिपुलेट करने के बीच की वो महीन रेखा कहाँ है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत गहरा। इन तकनीकों को जानना एक शक्ति है और हर शक्ति के साथ एक जिम्मेदारी आती है। किताब खुद ईमानदारी और अच्छे इरादों पर जोर देती है। इंटेंशन सही होना चाहिए। शायद असली चुनौती इन कौशलों को सीखने के बाद ये तय करना है कि हम इनका इस्तेमाल नैतिक रूप से करें, एथिकली, दूसरों की भलाई के लिए और सच्चे रिश्ते बनाने के लिए, ना कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। ये पहचानना कि कब हम मदद कर रहे हैं और कब हम चालाकी से अपना काम निकाल रहे हैं, ये शायद आत्मचिंतन का विषय है, सेल्फ अवेयरनेस का। वाकई सोचने के लिए गहरा बिंदु। और इसी विचार के साथ आज की हमारी ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त होती है।